मेंस के लिए क्रैश कोर्स है यहाँ पे, है ना। देखिए अब ये क्रैश कोर्स इसलिए नाम है क्योंकि आपको बहुत कम समय में कंप्लीट तैयारी करनी है। टाइम कम है तो इसीलिए थोड़ा-सा अपने पढ़ने की रफ्तार को बढ़ाना है, साथ में राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करनी है। देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम है, आप सभी को पता है 7 पेपर होने हैं आपके, है ना? जिसमें से पहला पेपर जो होगा, ये भाषा का होना है। सिलेबस मैं पूरा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सिलेबस से परिचित होंगे, है ना? 7 पेपर हैं, ओवरव्यू बता देता हूँ। भाषा पहला पेपर है, दूसरे भाग में या दूसरा पेपर में आपको दिखेगा निबंध। तीसरे भाग में आपको जिसको आप बोलते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 जीएस 1 इसके अंतर्गत 3 भाग हैं। एक भाग में है आपका भारत का इतिहास, फिर है संविधान, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और तीसरे भाग में है छत्तीसगढ़ का इतिहास। पेपर नंबर 4 जिसको आप बोलते हैं जीएस 2 इसमें भी 3 पेपर हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। पहले पार्ट में सामान्य विज्ञान है, साइंस है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है। दूसरे भाग में गणित एवं तार्किक क्षमता है, तार्किक योग्यता। इसके बाद तीसरा जो भाग है ये व्यावहारिक विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, जिसमें आपको पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण प्लस प्रौद्योगिकी आपको इसको पढ़ना है। फिर आप आगे बढ़े पेपर नंबर 5 यानी जीएस नंबर 3 इसके अंतर्गत आपकी अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था पहले पार्ट में है, सीजी प्लस नेशनल। दूसरे पार्ट में भारत का भूगोल है, इंडिया। तीसरे पार्ट में आप पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। इसके बाद जीएस 4 यानी पेपर नंबर 6 है आपका। पेपर नंबर 6 भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहले पार्ट में है दर्शन शास्त्र, दूसरे भाग में है आपका समाजशास्त्र और तीसरे में है छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति। जीएस 5 पांचवा पेपर जो है, सातवां पेपर जो है आपका, इसके अंतर्गत 3 पार्ट हैं, जिसमें आपको पहले पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम प्लस छत्तीसगढ़ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम प्लस योजना, ये आपको देखने को मिलती है। दूसरे पार्ट में अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं खेल, अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्लस खेल। इसके बाद तीसरे पार्ट में है आपका महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान, ये आपके सिलेबस का ओवरऑल लेखा जोखा। अब यदि इस सिलेबस में मैं बात करूं तो इस सिलेबस में मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है पहला पेपर का पार्ट 1 और 3, ठीक है। अब भाषा का जो पेपर है आपको पता होगा, भाषा का पेपर जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। भाषा का पेपर जो है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक भाग में है आपका आपकी भाषा जो हिंदी भाषा है, दूसरे पार्ट में है आपकी सामान्य अंग्रेजी यानी इंग्लिश लैंग्वेज है और तीसरे पार्ट में है छत्तीसगढ़ी भाषा। तो हिंदी और छत्तीसगढ़ी ये मैं आपको आगे जाकर के पढ़ाने वाला हूँ। तो इसका इम्पोर्टेंस सबसे पहले समझो कि ये जो पहला पेपर है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए आप जितने भी टॉपर रहे हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है सीजीपीएससी मेंस के पेपर में, उनसे यदि कभी भी पूछेंगे कि हमको कहाँ पे ज़्यादा
एफर्ट लगाना है, कहाँ पर ज्यादा मेहनत करना है, तो वो बिल्कुल बोलेंगे आपको पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4। इन 3 पेपर को इतना अच्छे से तैयार करो कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने ना पाए। पेपर नंबर 1 यानी भाषा, पेपर नंबर 2 यानी निबंध और पेपर नंबर 4 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैथ्स वाला पोर्शन। ये 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें आप आसानी से अच्छे स्कोर ला सकते हैं। ये बहुत अच्छा पेपर है और ये तीनों पेपर में आपके पास एक अच्छा स्कोप होता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप यहाँ से 150 प्लस जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले पेपर में आया हुआ है लोगों का 167, एक स्टूडेंट ने लाया था 2022 वाले मेंस में, आपने देखा होगा 2021 वाले में। ठीक है, पेपर नंबर 2 आपको, आप कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं कि 150 प्लस चले जाए, क्योंकि 35 38 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। 35 से लेकर के 38 मार्क्स आप आसानी आसानी से ला सकते हैं। 35 38 भी अगर मानोगे तो 140 मार्क्स आपके हो गए। 4 निबंध लिखने हैं आपको, है कि नहीं। एक निबंध जो है ये 50 नंबर का है। इस 50 अंक में यदि आप 35 अंक ला रहे हो, मतलब आपके 200 अंक में कितने हो जाएंगे, हो गए 140। अच्छा स्कोर है। इसके अलावा पेपर 4 में गणित आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वहां से 50 में 50 ला सकते हो, यानी पार्ट 2 में जो 50 अंक का है। इसके अलावा साइंस वाले सेक्शन में भी आप देखोगे तो मार्क्स बाकी प्रश्न पत्रों की तुलना में कम काटे जाते हैं। पेपर 4 का जो तीसरा पोर्शन है, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा, वो हिस्सा भी स्कोरिंग है और वो हिस्सा साइंस की तुलना में ज्यादा स्कोरिंग होता है। याद रखेंगे इसको, है ना। हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को ज्यादा वैल्यू करते हैं और एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी को कम पढ़ते हैं, तो ऐसा मत करना। जो पार्ट 3 है वो ज्यादा स्कोरिंग होता है, याद रखेंगे कोई भी पेपर हो, है ना। यहाँ पे जैसे मैं बाकी पेपर की भी बात करूंगा ना, तो आप पुराने पेपर को आपको दिखाऊंगा एक आध दिन। यहाँ पे जैसे आप भारत का इतिहास के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 40 नंबर तक, 45 नंबर तक ये मिलेगा नंबर। लेकिन अगर आपने छत्तीसगढ़ का इतिहास अच्छे से लिखा है तो ये स्कोर 50 से 55 तक भी जाता है। जबकि ये जो 5 पेपर है, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 5, 6, 7, ये बिल्कुल एवरेज मार्किंग होती है यहाँ पर। एवरेज मार्किंग बोलने का मतलब सर वो जगह खोजते रहता है कि आपके मार्क्स कहाँ पे काटे जाए। ठीक है, तो आपको मेहनत कहाँ करनी है सर, मेन मेहनत जो आपको करनी है वो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 में। लेकिन ऐसा नहीं ना कि बाकी पेपर को छोड़ दिए सर, आप बोले थे तो हम लोग इनको बस ऐसे देख के चल दिए थे, ऐसा नहीं करना भाई। मेहनत करनी है। एवरेज इसको, एवरेज इसमें मार्किंग होती है, इसका मतलब आपको अपना बेस्ट देना है। अपना बेस्ट आंसर लिखोगे तो भी उसके पास एक ना एक पॉइंट रहेगा कि वो वहां से नंबर लूपहोल से काट लेगा। यानी अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो वो अधिकतम आपको 1.5 नंबर देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 में 2 देता है। ठीक है, इसके अलावा 4 नंबर के प्रश्नों में वो कभी भी 4 में 4 नहीं देता है, वो 4 में 3, 3.5 तक देगा। ऐसे ही 8 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसमें वो 6, 6.5 तक का मार्जिन रखता है, 1.5 नंबर आपको कम करता ही है वो। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये जो पेपर है, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4, इनको आप इतना अच्छे से तैयार कीजिए कि वहां पर आपके 140, 150, 160 तक के चांस बन जाए। अगर आप इतना सोच रहे हो कि 160 तक हम पहुंच सकते हैं तो मान के चलो कि 140 तक आपका आएगा। ठीक है, क्योंकि जो चेक करने वाला है वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा शातिर होता ही है। ठीक है, जितना हम सोचते हैं कि हम इतना बढ़िया लिख के आए हैं, 8 में 8 तो मिलना ही चाहिए, वो साथ देगा आपको। तो उस दृष्टिकोण से भी यदि देखोगे तो थोड़े से मार्क्स आपके कम होते हैं वहां। इसीलिए ये 3 पेपर को यदि आप टारगेट करके चल रहे हो तो मान के चलो आप बहुत सही दिशा में हो। अब यदि मैं भाषा की बात करूं, बहुत ज्यादा समय आपके पास है नहीं, इसीलिए मैं सिलेबस को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करके नहीं समझा रहा हूं, एकदम कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। अब यदि मैं भाषा की बात करूं तो भाषा में जैसा मैंने आपको बताया कि हिंदी एक पार्ट है, दूसरे पार्ट में है आपकी, दूसरे पार्ट में है अंग्रेजी भाषा,
इंग्लिश लैंग्वेज है, और तीसरे पार्ट में है छत्तीसगढ़ी भाषा। छत्तीसगढ़ी भाषा। अब हिंदी की यदि मैं बात करूं तो हिंदी के सिलेबस को और हिंदी के प्रश्न पत्रों को यदि आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 60% पोर्शन जो है ये व्याकरण का है। यानी 60% प्रश्न, 100 नंबर का हिंदी है, 100 नंबर की हिंदी है ना आपके सिलेबस में, इसमें से 60 नंबर जो है ये केवल व्याकरणिक पोर्शन से पूछता है। अब ये व्याकरणिक पोर्शन क्या है सर? व्याकरणिक पोर्शन में आप पढ़ते हैं वर्णमाला, है ना, इसके अलावा शब्द क्या होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंधवाचक, विस्मयादि बोधक, इस प्रकार के शब्द पढ़ते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये पढ़ते हैं आप। इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं सर? इसके अलावा रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये पढ़ते हैं आप। इसके अलावा और क्या पढ़ते हैं सर? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन, कारक, व्याकरणिक अशुद्धियां, जिसमें वाक्य की अशुद्धि, शब्द की अशुद्धि, इतने पोर्शन से ही 60% क्वेश्चन आपके आने हैं, इतने पोर्शन से। अब मुझे बोलने में 10 मिनट, मतलब 1 मिनट नहीं लगा बोलने में, लेकिन यहाँ से 60% अंक आपके केवल पहले पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से ये मान के चलो कि ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत स्कोरिंग है। आप आसानी से 60 में से 50 से 55 अंक ला सकते हो, आसानी से ला सकते हो। बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, सही से राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, और थोड़ा सा फोकस्ड होकर के पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रेगुलरिटी चाबी है आपके मेंस निकालने की, पहले बता रहा हूँ। यदि आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर हिंदी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर अपने आप को करंट अफेयर और आंकड़ों से अपडेट कर रहे हैं, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 ये तीनों तैयार हो जाते हैं। और बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना है आपको। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं कि हिंदी ठीक है सर, आखिरी में एक दिन पढ़ लेंगे हो जाएगा, संभव ही नहीं। आखिरी के दिनों में हिंदी ही ऐसा विषय है जो कि सबसे ज्यादा हड़बड़ाहट पैदा करती है, सबसे ज्यादा। तो हमको इस हड़बड़ाहट से बचने के लिए करना यही है कि इनको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका आंकड़े हो, करंट अफेयर हो। ठीक, अब बाकी के जो 40% भाग है, बाकी का जो 40% भाग है, ये आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से आता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन बोलने का मतलब सर, इसके अंतर्गत आपको दिखेगा अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको अनुवाद देखने को मिलेगा, पत्र लेखन देखने को मिलेगा इसी के अंतर्गत, है ना। तो अपठित गद्यांश हो गया, पत्र लेखन हो गया, अनुवाद हो गया। ये ऐसे सेक्शन है जहां पे आप कभी भी 40 में 40 अंक नहीं ला सकते, वो देता ही नहीं है। वो एक मार्जिन सेट करके रखता है कि मुझे 6 में, जैसे पत्र लेखन की अगर मैं बात करूं तो वो अभी तक एक, यानी ऐसा कहा जाए कि 6-6 नंबर के 2 पूछता है, मैक्सिमम उसका वो रहता है ना। एक बार ऐसा हुआ है कि यहाँ से 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन आए 2018 में। ठीक है, और एक बार 2022 में हुआ है ऐसा कि वहां पर 7-7 नंबर के प्रश्न पूछा है, तो 14 नंबर के और एक बार 16 नंबर के। बाकी ऑन एन एवरेज देखोगे यहाँ से 12 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। अब उन 12 नंबर के प्रश्नों में आप अधिकतम ला सकते हैं 8 से 9 नंबर, उतने ही नंबर का वो मार्जिन रखता है, उसके ऊपर वो नहीं देता। तो हमको ये कोशिश करना है कि वो जितने अधिकतम देने वाला है उतना पूरा का पूरा स्कोर किया जाए। यानी अगर उसने 9 नंबर की मार्जिन रखी है तो 9 नंबर पूरे का पूरा हमको अर्जित हो, इस तरीके से इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, तो अनुवाद हो गया, अपठित गद्यांश हो गया और पत्र लेखन हो गया। इन तीनों सेक्शन में आपके नंबर कटते हैं, जबकि बाकी का जो भाग है वो आपको पूरे का पूरा नंबर स्कोर करके देगा। पर्यायवाची में क्या नंबर काटेगा यार? पर्यायवाची आपको बोला है 4 पर्यायवाची लिखो, आपने लिखे, नंबर कहाँ से काट लेगा?
विलोम शब्द लिखने के लिए बोला, आपने सही विलोम शब्द लिखा, नंबर कैसे काट लेगा? वो नहीं काट सकता। संधि विच्छेद करने के लिए बोला, आपने सही संधि विच्छेद किया, आपका नंबर नहीं कटेगा, वो पूरा नंबर मिलेगा। आपको समास का नाम लिखने के लिए बोला, आपने सही लिखा, नंबर नहीं काट सकता वो। तो ये ऐसे सेक्शन है, ऐसा सेक्शन है जहां से नंबर कटने की संभावना सबसे कम होती है। और इसीलिए आप जब पढ़ाई करोगे, है ना, और मैं जिस प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस जो है वो शुरुआत से ही इस सेक्शन की शुरू हो जानी चाहिए, व्याकरण वाले भाग की। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो हो गई बात हिंदी की, है ना। हिंदी में आपको ये जो सेक्शन है व्याकरण, इसको अच्छे से तैयार करना है। थ्योरेटिकल पोर्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप उसको बनाओगे, इस पे हम लोग क्लास के दौरान चर्चा करेंगे। अब यदि मैं छत्तीसगढ़ी की बात करूं, देखो छत्तीसगढ़ी भी मुझे आगे जा करके पढ़ाना है और समय कम है, तो मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ी की तैयारी भी हिंदी के पैरेलली आपकी चलती रहे, है ना। हालांकि मैं छत्तीसगढ़ी आपको अलग से पढ़ाऊंगा, हिंदी जब सिलेबस हो जाएगा उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ी शुरू करूंगा, लेकिन इस दौरान मैं चाहता हूं कि जो भी छत्तीसगढ़ी है ना, इसके बेसिक जो क्वेश्चन हैं वो आपसे बनने चाहिए। कैसे बेसिक सर? देखो, छत्तीसगढ़ी के प्रश्न पत्र यदि आप देखोगे ना, पुराने 2018 से लेकर के 2022 मेंस तक का 5 साल का पेपर, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? छत्तीसगढ़ी में कम से कम 10 से 12 अंक के प्रश्न जो हैं ये केवल और केवल यहाँ से पूछे जाते हैं। कहाँ से सर? शब्दकोश से। तो ये 10 से 12 नंबर ऐसे हैं जो 100% स्कोर किया जा सकता है। आपको पूछेगा फलाना को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, फलाना को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस शब्द का हिंदी समानार्थी लिखो, इस शब्द का छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखो। तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। ठीक है, इसके लिए पाठक जी की किताब ले लीजिए और वहां पर जो शब्द दिए हुए हैं, चाहे वो सामान्य शब्द हो चाहे प्रशासनिक शब्दावलियां हो, दोनों की तैयारी आप करते रहिए। दोनों को 10-10, 15-15, 20-20 करके रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहेंगे तो छत्तीसगढ़ी आपके लिए आने वाले समय में बहुत आसान हो जाएगी। मेंस में फिर वो हड़बड़ाहट नहीं होगी। मेंस में वैसे भी पहला पेपर के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, मैं पहले बता रहा हूँ। पहला पेपर ही हमको या तो कॉन्फिडेंस दे सकता है या हमारे कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहला पेपर देते हैं, पहला पेपर यदि अच्छा गया, यदि अच्छा गया, तब हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं दूसरे पेपर में, है कि नहीं? होता है। नहीं तो फिर ऐसा होता है कि अगर पहला पेपर बिगड़ गया तो फिर उसका प्रभाव आपको दिखेगा पेपर नंबर 2 में। ठीक है, और ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पेपर नंबर 1, 2 और 4, ये 3 को तो आपको ऐसा है कि एकदम तगड़ा बना करके आना ही है अगर सिलेक्शन लेना है तो। 1, 2 और 4 इनको फोकस करके चलेंगे, मान के चलो आपके एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक, तो शब्दकोश वाला जो सेक्शन है इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा जो मैं आपको बोलूंगा, पुराने क्वेश्चन यहाँ से उठा लीजिए, ओल्ड पेपर, इसको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ओल्ड पेपर, पुराने पेपर आप उठा लीजिए। इससे क्या होगा सर? इससे होगा ये कि आपको पैटर्न का पता चलेगा कि मुझे किस पैटर्न में एग्जाम देना है। ठीक है, और बेहतर तो ये होगा कि आप टेस्ट सीरीज कोई सी भी ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो फायदा एक ये होता है यहाँ से कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो एक फायदा तो ये होता है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलता है ना। क्वेश्चन के पैटर्न कहाँ कहाँ से कितनी गहराई तक प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता चलेगा। दूसरी चीज, पुराने पेपर जो हैं उसमें से आपको वेरिएशन का पता चलता है कि कितना अधिकतम वेरी हो सकता है कोई क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को पूछने के कितने तरीके हो सकते हैं ये आपको पुराने पेपर में दिख जाएगा। लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज में उस क्वेश्चन को देखोगे ना तो उस क्वेश्चन को आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, सोचना अलग होता है, मैं पहले बोल रहा हूँ, और उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग होती है। और अगर आपको मेंस निकालना है तो मान के चलो आपको फ्रेमिंग पर मेहनत करनी होगी।
क्योंकि यदि आप फ्रेमिंग पर मेहनत नहीं कर रहे हो, केवल पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, अनंत ज्ञानी बन जाओगे, लेकिन सीजीपीएससी का एग्जाम नहीं निकलेगा, ये भी बता रहा हूं। ठीक है, तो हमको एक तो वर्ड लिमिट है ना यहाँ पर, आपको 30 शब्द मतलब 30 शब्द ही लिखना है। अब आप कोई ऐसा टॉपिक पढ़ के आए हो जिसके बारे में आपको इतना पता है कि आप उसके इतिहास से लेकर के वर्तमान परिदृश्य में उसके घटनाओं और उसके प्रभावों तक से परिचित हैं। अब मान लो आपको क्वेश्चन केवल 2 नंबर में दे दिया, तो फिर उसको सिकोड़ने में हमको बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमें समझ नहीं आता कि हम कौन कौन से फैक्ट को रखें, कौन से को ना रखें, किसको छोड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए, ये बड़ी दुविधा की स्थिति होती है। तो हमको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है, और क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है आप देखे होंगे एकदम निर्धारित है, एकदम फिक्स है। उसी पैटर्न में ही क्वेश्चन आता है और उसी पैटर्न में आपको आंसर के लिए लाइंस दी जाती है। तो हमको ये दोनों बातों को एकदम ध्यान में रखना है कि पहली चीज हमको पुराने पेपर जो हैं इनको तवज्जो देना है। 2012 से लेकर के पेपर उठाइए 2022 तक, ठीक है, इनके क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए। और मैं तो उतना भी नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि आप 2018 से उठाइए पेपर, 2018 से 2022 तक 5 साल का पेपर उठाइए, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन जो है वो कैसे वेरी होता है। ठीक है, इतिहास वगैरह के लिए या संविधान हो गया या आपका भूगोल हो गया, इसके लिए आप चाहें तो 2018 के पहले के प्रश्न पत्र उठा सकते हैं, क्योंकि वहां से बदलना नहीं है ना, क्वेश्चन तो वही आने हैं। ठीक, तो पुराने क्वेश्चन जो है ये आप उठा सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे तो टेस्ट सीरीज में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए। ठीक है, हर टेस्ट अच्छे से देना, और लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम पढ़े तो रहते हैं लेकिन हाथ साथ नहीं देता, हाथ में स्वेलिंग हो जाती है। 6-6 घंटे लिखना है एक दिन में, और ऐसे भी नहीं कि रेस्ट करने का आपके पास समय है बीच बीच में, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको लगातार 3 घंटे हाथ चलाना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं यहाँ और यहाँ प्रेशर तो बनना ही है, प्रेशर बनना ही है। और कई बार ऐसे होता है कि ये चलता है, ये साथ छोड़ देता है, ये चलने का नाम ही नहीं लेता। आप महसूस करते होंगे जब नहीं लिखते रहते हैं, अचानक से 15 दिन बाद 20 दिन बाद लिखने की कोशिश करोगे तो हाथ थोड़ा सा रुक रुक कर चलता है, उतनी उतनी रेगुलरिटी या उतनी तीव्रता नहीं आ पाती हमारी हैंड राइटिंग में जो पहले हुआ करती थी। तो हमको उस चीज से बचना है। कैसे बचेंगे सर? राइटिंग प्रैक्टिस से। और राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब कुछ लोग ये सोचते हैं कि घर में बैठ करके लिख लेंगे तो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं, जब मानसिक दबाव होता है तो उस मानसिक दबाव के दौरान आप लिख पा रहे हो कि नहीं, ये टेस्ट होना है आपका मेंस में। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा और एफर्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज कहीं पर भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, कम से कम ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जिसमें जिसमें 1 घंटा मिनिमम लगातार आपको लिखने के लिए कहा जाए। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये शेड्यूल होता है। ठीक है, और मेंस के ठीक पहले 1 हफ्ते पहले तक, 1 हफ्ते पहले तक रेगुलर कुछ ना कुछ लिखते रहें। 8 पन्ने, 9 पन्ने, 10 पन्ने रेगुलर लिखते रहो। 8-10 पन्ने रेगुलर लिख रहे हो मतलब आपका हाथ आपके दिमाग का साथ नहीं छोड़ेगा मेंस में, मान के चलो। ठीक है, अभी समय है, लगभग 4 महीने का समय है, तो इन 4 महीनों को पूरा यूटिलाइज करो, झोंक दो अब सब कुछ। अगर आपको लगता है कि इस बार निकालना ही है एग्जाम तो झोंक दो। ये 4 महीने अपने कैरियर को दो, ये 4 महीने कैरियर को दे दिए, कुछ बन जाओगे और कुछ बन गए तो फिर वो 14 दिन के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो छत्तीसगढ़ी में कुछ कुछ जो शब्दावलियां हैं, पुराने शब्दकोश हैं, है ना, सॉरी पुराने पेपर हैं, और जो शब्दकोश हैं, इस पर मेहनत करते रहिए। ठीक है, आप शुरुआत में ही देखना, शुरुआत में जब आप मेंस का पेपर जब देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी शब्दावलियां जो पूछता है, छत्तीसगढ़ी का जब भाग खोलेंगे तो वहां पर शुरुआत के 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे रहेंगे? 5 नंबर छत्तीसगढ़ी समानार्थी लिखने के लिए और 5 नंबर हिंदी समानार्थी लिखने के लिए। ये एकदम क्लियर कट पैटर्न है पीएससी का। तो आप मान के चलो कि 10 से 12, और एक एक दो क्वेश्चन जो है वो पेपर के बीच में और रहता है अलग से,
छत्तीसगढ़ी में फलाना का क्या आशय है, छत्तीसगढ़ी में फलाना क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन। तो वो कुल मिला करके 10 से 12 नंबर तो कहीं नहीं गया आपका, अगर आपकी छत्तीसगढ़ी अच्छी है तो। ठीक है। अब छत्तीसगढ़ी के साथ एक दुविधा, एक समस्या ये भी होती है कि सर छत्तीसगढ़ी बोले लेत आथे सर, लिखे नहीं सकन, होती है समस्या। जैसे जाथे और जात है, ये दोनों में अंतर का होते सर, अंतर का होता है। संधि का नियम पढ़ोगे तो ता और हा मिल करके था हो जाएगा, क्या बनेगा, जाथे। और दोनों अलग अलग काल के वाक्य हैं, दोनों का जो क्रिया रूप है वो अलग अलग काल का है, एक बार सामान्य वर्तमान होता है, एक बार अपूर्ण वर्तमान होता है। तो दिक्कत होती है यहाँ पे, हमको लिखना कैसे है सर, छत्तीसगढ़ी में लिखना भी इम्पोर्टेंट है। तो पाठक जी की किताब लो, विनय कुमार पाठक जी की, और वहाँ पे जो बेसिक वाक्य हैं वहाँ पे दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ी के वाक्य, हिंदी के वाक्य और इंग्लिश में अनुवाद उसका, उनको आप लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है। अभी से करते रहोगे तो जब मैं आपको छत्तीसगढ़ी पढ़ाना शुरू करूंगा तो उस समय आपके पास इतना होगा कि आप कम से कम इन 50 अंकों में 25 से 30 अंक लाने लायक खुद को पाओगे उसी दौरान में, क्योंकि अनुवाद भी आना है वहां। ठीक है। और अनुवाद भी ऐसा नहीं कि 2 नंबर 4 नंबर का आता है, 8 नंबर 10 नंबर तक का अनुवाद आता है। ठीक है। तो हमको ये मान के चलना है कि छत्तीसगढ़ी में शब्दकोश एकदम तगड़ा करना है और हिंदी में व्याकरणिक वाले भाग को बहुत अच्छे से तैयार करना है। बाकी यहाँ जो 40% अंक है जो मैंने आपको हिंदी में बताया कि यहाँ पे कंप्लीट अंक नहीं मिलते, लेकिन फिर भी संभावना रहती है कि यहाँ पर से आप कम से कम 20 से 25 अंक उठा सकते हैं। 20 से 25 अंक आप आसानी से, मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ 55, यहाँ 25, 80 नंबर हो गए आपके, 100 में 80, कोई बुरा नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में अगर आप 35 तक ले आए, 35 तक 115 पहुंच गए। इंग्लिश में लाओ, इंग्लिश में मेहनत कर लो, कम से कम 30 नंबर का मेहनत कर लो, 30 से 35 नंबर का पहुंच गया 150। और ये एकदम मिनिमम की स्थिति बता रहा हूँ ना, सब कुछ काटने के बाद ये कट रहा है नंबर, देखो 15 नंबर मैंने यहाँ से काट दिए, यहाँ से 5 नंबर काट दिए थे मैंने, जबकि यहाँ से कटना भी नहीं चाहिए। ठीक है। यहाँ पर तो नंबर ही नहीं कटता है, यहाँ पे नंबर कहाँ कटेगा सर, अनुवाद में, अनुवाद वाले सेक्शन में, या आपको बोलेगा कि फलाना के बारे में कुछ बताइए, या बोल देगा राजभाषा आयोग की 2 योजनाओं के बारे में बताइए, या बोल देगा मानकीकरण पे टिप्पणी लिखिए, या बोल देगा छत्तीसगढ़ी में भाषाई विविधता का क्या कारण है, क्वेश्चन है। वहां पर 2 नंबर 4 नंबर करके आपके लगभग 10 नंबर तक वो काटेगा, मतलब 8 से 10 नंबर वो काटेगा। बाकी का जो 40 है, 35 से 40 नंबर, देखो मैंने तो 35 लिया है ना, मैंने तो केवल 35 लिया है, आप इसको 40-42 तक भी खींच सकते हो, थोड़ी सी मेहनत की जाए तो। तो ये मान के चलो कि 150 का जो स्कोप है वो हमको हिंदी में आसानी से मिलता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा, जान झोंकनी पड़ेगी, 1, 2 और 4, केवल पहला पेपर, दूसरा पेपर, चौथा पेपर। ठीक है। और निबंध को भी एक चीज हमेशा याद रखना, निबंध को अभी से थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा कहने का मतलब सर, कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठाओ, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठा लिए, उसके बारे में एक बार पढ़ लो, लिखना चालू करो। ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि जिस दिन हमारी पूरी तैयारी होगी उस दिन निबंध लिखेंगे, वो आइडियल कंडीशन कभी किसी की नहीं आती। वो कंडीशन दुनिया में रविंद्रनाथ टैगोर की भी नहीं आई, हमारी तो क्या बिसात है। ठीक है। कि एकदम परफेक्ट होगा तभी इसको पब्लिश करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। ठीक है। सुधार की गुंजाइश हर जगह पे होती है, हर जगह पे आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, अभी से मेहनत करते रहोगे, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 4 में तो मान के चलो मेंस आपका क्लियर हो जाएगा। और यहीं अगर ढील छोड़े, यहीं पे अगर आप ढील छोड़ दिए तो बाकी में आप स्कोर नहीं कर पाओगे, ये भी मान के चलो। आप 120, 125 से ऊपर मार्क्स किसी के नहीं देखोगे बाकी पेपर में। 120, 125 ये एकदम एवरेज मार्किंग है, इतना ही मिलना है ऐसे।
ठीक है, चलिए। तो पेपर नंबर 1 भाषा के यदि सिलेबस की बात करूं, भाषा भाषा के यदि सिलेबस की बात करता हूं तो भाषा का सिलेबस जो है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है आपका। ठीक है, वहां लिखा हुआ बटन ही है, लेकिन मैं उसको 2 भाग में बांटता हूँ। एक भाग में आता है आपका व्याकरण वाला पोर्शन, और दूसरे भाग में आता है आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, थ्योरी वाला पोर्शन है वो। व्याकरण वाला भाग जो है ये शुरुआत है भाषा से, भाषा बोध, यहां से आपका टॉपिक शुरू है। आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा। भाषा बोध है, भाषा बोध के अंतर्गत भाषा क्या है, भाषा के गुण क्या होते हैं, भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं, इन पर चर्चा करेंगे। भाषा के संबंध में क्या संवैधानिक प्रावधान है, हिंदी का विकास क्रम क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आगे जाकर। फिर दूसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे वर्ण एवं वर्णमाला। अब ये वाला टॉपिक जो है ये शुद्ध 2 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, आप पुराना पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा 2012 से लेकर के 2022 तक हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन उच्चारण स्थल से पूछा है, आप देखिएगा वर्णमाला में। ठीक है, इसके अलावा शुरुआत के जो 2 क्वेश्चन होते हैं, जो परिभाषा वाले क्वेश्चन है ना, उसका पैटर्न कैसे होता है, शुरुआत में 2 क्वेश्चन जो होंगे वो परिभाषा से रहते हैं, अगले जो 2 क्वेश्चन है वो उच्चारण स्थल से होते हैं। तो मतलब 4, और ये जो परिभाषा है ना वो भी वर्णमाला के ही रहते हैं, वर्ण के। वर्णमाला के अंतर्गत बहुत सारे वर्ण आते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है ना, तो वो सारी चीजें हमको आगे जा करके देखनी है। तो इन सभी परिभाषाओं पर बात करेंगे, परिभाषाओं पर मेहनत करेंगे, वर्णमाला पर मेहनत करेंगे। इसके बाद जब आप पहुंचेंगे शब्द में, तो शब्द को बांटने के जो 5 आधार हैं, 5 आधार हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद, है ना, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, और रूपांतरण के आधार पर शब्द भेद। तो ये 5 आधारों को हमको पढ़ना है। इसके बाद यहीं पर आ जाएगा, है ना, इसी शब्द भेद के अंतर्गत ही ना, जैसे प्रयोग के आधार पर 8 भेद आपने पढ़ा तो इसी में आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अब अव्यय जो है 4 भाग में बटा है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक, है नहीं, पढ़े हो सब प्रीलिम्स में आप, है ना, तो वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये रचना के आधार पर शब्द हैं। तो शब्दों के प्रकार से आपकी परिभाषा से क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, शब्द होने के बाद आपको शब्द रचना पढ़ना है, जिसमें संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन चारों को मिलाकर हर साल 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 से 18 नंबर की, ये चारों से। संधि करने के लिए भी बोल सकता है, संधि का डायरेक्ट प्रकार पूछ देता है आपको। समास, शब्द में कौन सा समास है ये पूछता है। उपसर्ग और प्रत्यय तो ऐसे हैं कि आपको शब्द से उपसर्ग अलग निकालने के लिए बोलता है। दूसरा, उपसर्ग दे देगा, बोलेगा इससे 2-2 शब्द का निर्माण कीजिए, प्रत्यय दे देगा, बोलेगा 2-2 शब्द का निर्माण कीजिए। तो हमको उस स्तर पर जाकर के तैयारी करनी है। तो ये चारों टॉपिक शब्द रचना के अंतर्गत आते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आपको पढ़ना है लिंग, वचन, कारक, ये 3 आपको आगे जाकर के पढ़ने हैं। ठीक है, ये हिंदी में नहीं पूछा जाता, इसको पूछा जाता है छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, इसके ये टॉपिक भले आपके सिलेबस में हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आता है सर, यहाँ छत्तीसगढ़ी से। हिंदी में लिखा हुआ है लेकिन क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी से पूछता है। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है व्याकरणिक अशुद्धियों से, व्याकरणिक अशुद्धियां। अब व्याकरणिक अशुद्धियां जो हैं, यहाँ आपको 2 प्रकार की अशुद्धियां पढ़नी है, और दोनों से मान के चलो लगभग 7 से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं व्याकरणिक अशुद्धियों से।
कैसे क्वेश्चन करेगा सर? शब्द देगा, पूछेगा इसका शुद्ध रूप लिखिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य, आपको अशुद्ध वाक्य देगा, बोलेगा इसका शुद्ध वाक्य लिखिए, ठीक है। शब्द शुद्धि में नंबर कटने की संभावना ज्यादा होती है। कारण कारण हमको लगता है सर जो लिखा है वही सही है, आज तक जो देखे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कई शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे शब्द के आंखों के सामने से जाते हैं, लेकिन हम उनकी प्रॉपर वर्तनी को पकड़ नहीं पाते हैं, और वर्तनी की जहां पर अशुद्धि होती है वो व्याकरणिक अशुद्धियों का हिस्सा होता है। वाक्य की अशुद्धियों में कुल 13 प्रकार की अशुद्धियां हैं, जिसमें से 9 प्रकार आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संज्ञा संज्ञा संबंधी अशुद्धि, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, क्रिया विशेषण संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, कारक संबंधी, इसके अलावा पद क्रम का दोष, ठीक है। और अशुद्धि है, जैसे अधिक पदत्व का दोष है ना। तो ये सारी अशुद्धियां आपको आगे जाकर के व्याकरणिक अशुद्धियों में देखना है, ठीक। तो व्याकरणिक पोर्शन से इतना है, प्लस अब आएगा सर आपका पर्यायवाची शब्द। इसी के अंतर्गत आप देखते हैं पर्यायवाची शब्द, और दिखेगा आपको विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी यहां से शब्द युग्म भी पूछा जाता है, शब्द युग्म, तो इसको भी तैयार करना है। तो मान के चलो व्याकरणिक पोर्शन जो है इतने में कंप्लीट होता है, इतना जो सिलेबस आप देख रहे हैं इतने में आपका व्याकरण वाला भाग जो है ये कंप्लीट होता है हिंदी का। अब थ्योरेटिकल पोर्शन में आप देखिएगा तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है सर? एक तो क्वेश्चन आपका आता है अपठित गद्यांश से। अपठित गद्यांश दो पूछता है आपको, और यहाँ से दो अलग अलग प्रकार के पैटर्न में क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक जो पैटर्न होता है उसमें पूछता है, आपको अपठित गद्यांश देगा, बोलेगा इसका शीर्षक लिखो, और दूसरा 1/3 शब्दों में इसका सार लेखन करो। सार लेखन, संक्षिप्तीकरण जिसको आप बोलते हैं, है ना। तो ये आपको मिलेगा कितना? 6 नंबर का, 1 नंबर का शीर्षक, 5 नंबर का संक्षिप्तीकरण। दूसरा आपको पूरा अपठित गद्यांश देगा, और स्कूल में जैसे होता था, जान रहे हो आप, बीच बीच में पैराग्राफ के आंसर दिया होता है ना। आपको उस पैराग्राफ को पढ़ करके उन प्रश्नों के उत्तर निकालने होते हैं। तो ऐसे प्रश्न भी आपको लगभग 6 नंबर के हर साल पूछता है। तो 12 अंक जो है ये अपठित गद्यांश से पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आप इसमें सेक्शन देखते हैं पत्र लेखन का। पत्र लेखन की यदि मैं बात करूं तो आपको 2 पत्र यहाँ पे पूछा जाता है, 2 पत्र। एक पत्र में आपको क्वेश्चन जो है वो 2+4 या 1+5 के हिसाब से बटा होता है। 2+5 और 1+5 कब होता है? 2+4 और 1+5 कब होता है सर? देखिए 6 नंबर का दोनों सिलेबस, दोनों पत्र लेखन है ना। जैसे मान लो आपको पूछ दिया अधिसूचना क्या है, इसकी विशेषताएं लिखो तथा इसका एक प्रारूप प्रस्तुत करो, तो ये 2+4 नंबर का सिलेबस है। अब यहीं पे पूछ दिया परिपत्र क्या है, आपको एक विषय दे दिया कि इस विषय से संबंधित एक परिपत्र का प्रारूप बनाइए या परिपत्र लिखिए। तो उस स्थिति में जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो कितने अंक का होगा सर? 1+5 के फॉर्मेट में, ठीक है। 2 नंबर वाला जो रहता है उसमें विशेषता लिखने के लिए बोलता है, उसकी परिभाषा भी लिखनी है, विशेषता भी लिखनी होती है, और साथ में प्रारूप प्रस्तुत करना होता है। जबकि 1+5 में आपको 1 नंबर की परिभाषा पूछेगा और 5 नंबर का पत्र लेखन करना होता है, ठीक। इसके बाद दो प्रश्न जो है वो इसी पैटर्न में आते हैं, एक इसमें देगा, एक इसमें दे देता है, ठीक है। पत्र लेखन से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 नंबर के प्रश्न जो है ये पत्र लेखन से। अब अगला जो पार्ट है वो है अनुवाद। अनुवाद वाला सेक्शन।
अनुवाद में आप देखना 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 नंबर जो है ये हिंदी से इंग्लिश और 5 अंक जो है ये आपको दिखेगा अंग्रेजी से हिंदी। और ये ऐसा सेक्शन है ना जहाँ पे आप ब्रह्मा से भी या डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा से भी ट्रांसलेट करा के लाओगे पूरा नंबर नहीं देगा, वो नंबर काटेगा। ठीक है, आप अगर पूरा आपको लगता है कि 10 में 10 मिल जाएंगे, नहीं देता है वो। तो यहाँ से मैक्सिमम 8 नंबर इतना मार्जिन रखता है और 8 नंबर आपको देता है। ठीक है, आप कितना भी अच्छा ट्रांसलेट कर लो वो 10 नंबर से ज्यादा नहीं देगा, सॉरी 10 में 8 से ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, ये अनुवाद वाला सेक्शन हो गया। तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके सिलेबस का। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन 4 नंबर का आपको अतिरिक्त रूप से पूछता है, या 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन कर देता है इसको। ठीक है, हो गए 100 नंबर। यहाँ से 100 नंबर हो जाते हैं। ये देखिए, हाँ, ये मान लो 6 6 दूनी 12, यहाँ भी 12, 24 हुआ। 24 के बाद 24 के बाद ये 10 है ना, कितने हो गए ये 34 नंबर है ना। 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन दे देगा, या कभी कभी इसको 3 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर का 3 क्वेश्चन कर देगा, ऐसा। और यहीं पर खेल करता है वो। कैसे करता है सर, बताया ना, कभी कभी ये 8 नंबर का करता है एक लेटर को, है ना, तो वहां से नंबर कम करेगा अनुवाद से और यहाँ डालता है। ठीक है, तो नंबर की हेरफेर भी यहाँ और वहां ये होते रहता है। ठीक, तो ये पूरा सिलेबस है आपका। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, तो समझ लो ना, बड़ा सिलेबस है। रचना अलंकार नहीं है आपके सिलेबस में, बताओ, वाच्य नहीं है आपके सिलेबस में, बहुत सारी चीजें आपके सिलेबस से गायब है। ठीक है, सॉरी, वाच्य लिखा हुआ है, पढ़ाना है आपको, है ना, वाच्य लिखा हुआ है सिलेबस में। हाँ, तो ये आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सिलेबस आप कभी भी पढ़ने बैठिए तो सिलेबस जरूर हाथ में रखिएगा, क्योंकि सिलेबस से अच्छा मार्गदर्शक कोई नहीं है। सिलेबस सामने रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मुझे कितने गहराई तक पढ़ना है, किस टॉपिक को कितना ध्यान देना है, कौन कौन सा टॉपिक मेरा हो गया, कौन कौन सा टॉपिक मेरा बचा हुआ है, ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकायदा सिलेबस लेकर के बैठिएगा, ये वाला हो चाहे जो अधिसूचना वाला है हमारा, है ना, उसको लेकर के बैठिएगा। दोनों में से कोई भी सिलेबस आप बैठिए लेकर के, एक ही है दोनों। ठीक, चलिए, तो आज मैं आपके हिंदी में, है ना, पहला जो टॉपिक है उस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा, भाषा। सिलेबस समझ आ गया? ठीक है, कहाँ कहाँ फोड़ना है समझ आ गया ना मार्केट में। हम्म, कहाँ कहाँ कौन किधर से आगे निकलता है समझ आया। जो लोग मेहनत कर लेते हैं ना 1 2 4 में, वो बहुत आगे निकल जाते हैं, और जिन लोग इनमें मेहनत नहीं किए रहते वो लोग पीछे रह जाते हैं। ठीक है, हम लोग को लगता है कि इतिहास बड़ा इंटरेस्टिंग है सर, इसको पढ़ने में बिकट मजा आता है। मेंस होने दो फिर पढ़ लेना ना, क्या जल्दी, मेंस होने दो एक बार। सर संविधान पढ़ने में बहुत मजा आता है, ऐसे लगता है एक बार बैठ गए तो छोड़े मत। 15 नंबर का बस आएगा, सही है, उसके पीछे माथा फोड़ना। भूगोल पढ़ने में कई लोगों को बड़ा मजा आता है, सर ये पत्थर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, इसी चीज को पढ़ने का मन करता है। सर मत करना, मेन होने दो फिर पढ़ लेना आराम से, जितना गहनता में पढ़ना है पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि 4 महीने हैं अभी, तो इन 4 महीनों को पूरे का पूरा यूटिलाइज करो अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है, पूरा सिलेबस 2 बार 3 बार लिख के खत्म कर दो, 2 बार लिख के 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर करके हो जाएगा। अगर एक एक डेढ़ डेढ़ 2 2 महीने का भी अगर अंतराल रखते, वो रखते हो, है ना, टारगेट रखते हो, 1.5 महीने का, 1.5 महीने का और 1 महीने का, 3 बार खत्म हो गया आपका सिलेबस लिख के, है नहीं। तो कोशिश यही करना है कि हमको कम से कम 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है पूरे सिलेबस की, पूरा सिलेबस 2 बार। 2 बार कर लिए ना तो मान के चलो मेंस कोई नहीं रोक सकता फिर। जब तक आप एग्जाम हॉल में गलती नहीं करोगे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए, पहला टॉपिक है आपका भाषा, भाषा बोध।
ये पहला टॉपिक होगा। भाषा बोध में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है, भाषा में कौन कौन से गुण होते हैं और भाषा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि भाषा जो है इसकी उत्पत्ति होती है संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसका अर्थ क्या होता है? बोलना। अब यदि भाषा की पहली परिभाषा देखी जाए तो ये दी गई थी आचार्य पतंजलि के द्वारा। आचार्य पतंजलि की एक पुस्तक थी जिसका नाम था महाभाष्य। नाम सुना है आपने, है ना? ये जो महाभाष्य है ये असल में महर्षि पाणिनि, इनकी पुस्तक अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका थी। टीका समझते हैं? टीका टिप्पणी, कमेंट्री करना। ठीक है, जैसे आज की डेट में देखोगे तो बहुत सारे कथावाचक हैं। ये कथावाचक लोग करते क्या है सर, रामचरितमानस लेते हैं और उसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं, है कि नहीं? वैसे ही महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी इसकी संस्कृत थोड़ी सी जटिल थी, थोड़ी सी कठिन थी। आचार्य पतंजलि ने इसको सरल किया और सरल करके संस्कृत का जो व्याकरण दिया उसको नाम क्या दिया? महाभाष्य। तो दुनिया में व्याकरण की सबसे पहली किताब कौन सी थी? अष्टाध्यायी थी। ठीक है, इस महाभाष्य में भाषा को परिभाषित करते हुए आचार्य पतंजलि कहते हैं भाषम व्यक्तायाम वाची, भाषम व्यक्तायाम वाची, अर्थात भाषा बोलकर अभिव्यक्त करती है। या इसको ऐसे कहा जाए कि भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, तो भाषम व्यक्तायाम वाची, यहां से आप चाहें तो परिभाषा शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मान लो क्वेश्चन आ गया 1 नंबर में भाषा क्या है, तो आप बता सकते हैं आचार्य पाणिनि के अनुसार भाषम व्यक्तायाम वाची, अर्थात भाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम है जो मन में उत्पन्न होने वाले भावों को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, ये परिभाषा दी गई आचार्य पतंजलि के द्वारा। अब यदि हम बात करें भाषा के गुणों की, तो भाषा में बहुत सारे गुण होते हैं। भाषा में बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे सर भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है, ये पहला गुण है। सबकी परिभाषा घर में लिखना। ठीक है, मैं यहाँ पे एकदम ज्यादा नहीं लिखा रहा हूँ अभी, बाद में जहां मुझे लगेगा कि जरूरत है लिखाने की मैं बाकायदा लिखाऊंगा। जैसे क्रिया के जो भेद हैं, है ना, शुरुआत में तो आपको 2 भेद पढ़ाऊंगा ही, अकर्मक सकर्मक पढ़े हो, लेकिन उसके बाद 10 अलग अलग प्रकार की और क्रियाएं हैं और वहां से अभी बदले हुए पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, तो वो सारी चीजें आपको लिखाऊंगा मैं, उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, चलिए, तो भाषा कैसी होती है सर? सदैव परिवर्तनशील होती है। दूसरा गुण, दूसरा गुण, प्रत्येक भाषा में यादृच्छिकता होती है। यादृच्छिकता होती है, रैंडमनेस होता है। ठीक है, तो भाषा कैसी होती है सर? सदैव परिवर्तनशील, ये बदलती रहती है, कभी भी स्थायी नहीं होती है। ठीक है, अनेक कारण हैं, जैसे क्षेत्रीयता के कारण भाषा का रूप बदल गया, समय के कारण भाषा का रूप बदल गया। हमारी भाषा को देखो, दूसरी भी भाषाओं से कितने सारे शब्द हमारे यहाँ आ गए, तो सांस्कृतिक संक्रमण भी एक कारण है भाषा के स्वरूप में परिवर्तन का। दूसरी चीज, भाषा यादृच्छिक होती है, रैंडमनेस होता है भाषा में। रैंडमनेस कहने का मतलब सर, किसी शब्द के नामकरण के पीछे क्या तर्क है ये हमें नहीं पता होता। जैसे कुर्सी को कुर्सी ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। पंखे को पंखा ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं। नाली को नाला ही क्यों बोलते हैं? कोई कारण नहीं।
सड़क को सड़क ही क्यों बोलते हैं, कोई कारण नहीं। तो ये है यादृच्छिकता जो कि दुनिया की हर भाषा में पाई जाती है। तीसरी चीज, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा चूंकि कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, इसीलिए कबीरदास भाषा को बहता नीर कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है, किसने भाषा को बहता नीर कहा है, तो किसने कहा है सर, कबीरदास ने, है ना। क्यों कहा है, क्योंकि भाषा का स्वरूप जो है वो कठिन से सरल की ओर होता जाता है। ठीक है। चौथा, प्रत्येक भाषा के अपने ध्वनि चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने क्या होते हैं सर, ध्वनि चिन्ह होते हैं। ध्वनि चिन्ह कहने का मतलब लिपि। हर भाषा को लिखने का एक निश्चित तरीका होता है, इसे ही आपने क्या कहा है, ध्वनि चिन्ह। ठीक है, तो ये चार विशेषताएं याद रखना। इसके अलावा भी आपको यदि जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कारण, एक आपको बता दिया क्षेत्रीयता, समय, क्षेत्रीयता हो गया, समय हो गया, और सांस्कृतिक संक्रमण, ये तीनों कारण को मेंशन कर देना। ठीक है, चलिए, तो ये चार विशेषताएं हैं भाषा की। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। अर्जित संपत्ति मतलब हम इसको सीखते हैं। भाषा का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। जैसे मेरे पिताजी जो भाषा में बात करते थे, मम्मी पापा, मैं भी वो भाषा सीखूंगा, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इसका हस्तांतरण होता है। इसके अलावा और लिख सकते हो कि प्रत्येक भाषा अपने आसपास बोली जा रही भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती है, ये भी लिख सकते हो। तभी तो आप लोग देखे होंगे ना, छत्तीसगढ़ में पूर्वी भाग में लरिया है और पश्चिमी भाग में खलटाही है। क्यों है सर, छत्तीसगढ़ी का मिश्रण हो गया किसके साथ, उड़िया के साथ। उड़ीसा है इधर, नई भाषा बन गई लरिया। लरिया और कुछ नहीं है, छत्तीसगढ़ी और उड़िया का मिक्सचर है। वैसे ही मराठी और छत्तीसगढ़ी का मिक्सचर क्या है सर, खलटाही। ठीक है, तो दुनिया की कोई भी भाषा हो वो अपने आसपास की भाषाओं और बोलियों से प्रभावित होती रहती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भाषा के प्रकार में। तो वैसे तो भाषा के तीन प्रकार होते हैं, लेकिन भाषा शास्त्रियों ने सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकार के अंतर्गत नहीं माना है, और ये कहा है कि भाषा के मूलतः कितने प्रकार हैं सर, दो। एक को बोला जाता है मौखिक भाषा, और दूसरे को बोला जाता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा का वह प्रकार है जिसमें ध्वनियों के माध्यम से भाव संप्रेषण किया जाता है, जबकि लिखित भाषा ऐसी भाषा है जिसमें ध्वनि का नहीं बल्कि ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है भाव संप्रेषण के लिए। यानी आप लिख करके देते हो, लिखने का मतलब क्या है सर, कुछ निश्चित ध्वनि चिन्ह बनाना जो सार्थक हो, उसे तो कहते हो आप, है ना, जो निश्चित हो और उनमें कोई ध्वनि निर्धारित हो और उन ध्वनियों का एक निश्चित अर्थ हो, तो उसको आप क्या कहते हैं सर, वो लिखित भाषा है। जबकि मौखिक भाषा कौन है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्वनियों के माध्यम से जो भाव संप्रेषण होता है उसको कहा जाता है मौखिक भाषा। जबकि लिखी हुई भाषा जो है इसको लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा के उदाहरण, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लिखित भाषा के उदाहरण क्या होते हैं सर, न्यूज़पेपर, साहित्य, कविताएं, सब क्या है, सब लिखित मटेरियल है ना, रिटर्न मटेरियल है। तो इन सभी का प्रयोग आपको कहाँ देखने को मिलता है सर, लिखित भाषा में। तो ये भाषा के प्रकार हैं। कल मैं आपका एक टॉपिक शुरू करूंगा, हिंदी भाषा का विकास क्रम।
हिंदी का विकास क्रम, ये हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए कोई डाउट और? पढ़े ही क्या आंसर, कहाँ से डाउट आएगा? ठीक है, कल से आना शुरू होगा लेकिन, है ना। हिंदी ऐसा विषय है ना जिसमें डाउट नहीं आने का मतलब होता है आपने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, मैं भी सतर्क रहूंगा, आप भी सतर्क रहिएगा। आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मुझे लगा कि आप नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, और अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके मन में डाउट आना एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चल। आपकी क्लास 7:30 से चल रही है? हाँ, लास्ट क्लास थी। ठीक है, रानी ऋतु, कल मिलते हैं।